यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइज। गाइज वेलकम टू आवर प्यारे से यूट्यूब चैनल दैट इज सेमिकॉन क्लासेस। और गाइज मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर समीर चौधरी। और जो गाइज मैं आपको टाइम टू टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और गाइज ये वीडियो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका ओपन बुक एग्जाम की डेट करीब आती जा रही है। और जैसे जैसे डेट करीब आती जा रही है फ्रेंड्स, आप उतने ही परेशान होते जा रहे हैं। तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका फ्रेंड आपके साथ में हूँ। आपको जितना सपोर्ट हो सकता है मेरी साइड से गाइज आपको सपोर्ट रहेगा। एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और अगर आपको गाइज वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो गाइज आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स जब मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे गाइज, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइज अपना वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गाइज मुझे आप लोगों का फीडबैक ज़रूर चाहिए। गाइज इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइज उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइज उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि व्हाट इज ओपन बुक एग्जाम। और गाइज जो 2020 दिसंबर में ओपन बुक एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है फॉर थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, गाइज उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर दी है। उस वीडियो के अंदर गाइज मैंने ये बताया कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन से लूप फॉल्स का एडवांटेज उठाना है और कौन से लूप फॉल्स का एडवांटेज नहीं उठाना, ठीक है गाइज? तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज, इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 काम की होने वाली है। क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ओपन बुक एग्जाम। यानी गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी स्टडी करनी है, कैसे आपको अपना जो ओपन बुक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, आपके पास्ट ईयर पेपर्स हैं, कैसे उनको एग्जाम से पहले एग्जाम के दिन मेंटेन करना है, ठीक है? क्योंकि गाइज आप जानते हैं इट्स ओपन बुक एग्जाम, दैट मीन्स व्हाट, आपको फुल अथॉरिटी है कि आप बुक में से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज एज यू नो नकल के लिए अकल चाहिए। तो गाइज अब आपको अकल यूज करनी होगी कि अगर चीटिंग भी करो तो अकल से। लेकिन गाइज एक बात ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप चीटिंग बिल्कुल ना करें। लेकिन गाइज अगर आपके दिमाग में चीटिंग करने का कुछ भी घूम रहा है तो गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज चीटिंग मत करना। चीटिंग का मतलब हो जाता है कि आप बगैर पढ़े सिर्फ जो आपको बता दिया वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो मत करना गाइज। आप अपनी स्टडी करो, आप अपनी प्रिपरेशन करो, बहुत कुछ मेंटेन करना होगा आपको, जो इस वीडियो के बीच बीच में मैं गाइज आपको बताऊंगा। तो गाइज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आप अपने एग्जाम में फॉलो करोगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में भी फॉलो करोगे। गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में सब जो है शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, ठीक है, क्लास फेलोज होंगे, गाइज उनको ज़रूर ज़रूर एंड ज़रूर इस वीडियो को गाइज शेयर करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे गाइज नहीं इस टाइप की वीडियो कि अगर आपको बेसिकली टिप्स ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड मिले जो कि रिसेंट है, जो कि अभी 2020 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है गाइज? हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। एंड गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि गाइज अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा बेसिकली, मैं गाइज लिखना स्टार्ट करूंगा। और गाइज आपको देखेगा भी गाइज मैं क्या लिख रहा हूँ। तो गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट, क्या अगर हो सके तो आप भी गाइज उन सब इन्फॉर्मेशन को लिख लेना, ठीक है गाइज? वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद में जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं गाइज, उन पर इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगी। तो गाइज उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। यानी जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ गाइज उन सब वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की क्लास का कंसेप्ट, दैट इज टिप्स फॉर ओपन बुक एग्जाम, ठीक है? ओके फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखने वाला हूँ। उन बेटा इस टिप्स वाले कंसेप्ट में ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। मैं बहुत कुछ बेटा लिखूंगा यहाँ पर। तो गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर पॉसिबल हो तो गाइज लिखते जाइएगा। क्योंकि गाइज देखिए जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हो तो आपको आइडिया रहता है कि ठीक है ये फॉलो हमें ऐसा करना है। तो गाइज देखिए अगर आपके पास बेसिकली एग्जाम के लिए आपका जो बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्जाम अनाउंस करा है, गिवन दैट कि कोई पोस्टपोन वगैरह चीज़ें ना हो, ठीक है? तो अभी तक तो गाइज कंफर्म है कि 10
दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुछ बच्चों के 11 से, कुछ के 12 से, ऑन एन एवरेज गाइस 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है गाइस। और तो ऑन एन एवरेज गाइस आप लोगों के पास 15 टू 18 डेज हैं, 15 से 18 दिन है। तो उन 15 से 18 दिनों में गाइज आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करिएगा कि आप गाइज अपने एग्जाम के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ध्यान रखना गाइज, मैंने आपको यही बताया है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स तब आएंगे जब आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा शीट्स भरोगे, कॉपी पेस्ट करोगे और चीटिंग बढ़िया से करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सीनियर्स थे, बेटा आपके मैक्सिमम सीनियर के मार्क्स 0 आए हुए हैं, मैक्सिमम आपके जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर हमारे मार्क्स 0 आए हुए हैं, क्यों 0 आए हुए हैं। तो गैस देखिए, उसका रीज़न मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी टेस्टिंग करी हो और उन्होंने फिल्टर लगा दिया हो, किसी भी तरह की उन्होंने टेस्टिंग कर ली हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लूपहोल्स कहाँ कहाँ पर हैं, उन्हें पता है कि उनकी नेगेटिविटी कहाँ कहाँ पर है। तो गैस अगर उन्होंने कोई भी अपने लूपहोल को टेस्ट करा हो और कोई अगर बच्चा वहाँ पे फंस गया हो तो बेटा उसके 0 नंबर आ गए होंगे। तो गैस इट्स माय रिक्वेस्ट, आप कोई भी मौका मत दो, ठीक है, वो चाहे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें या ना करें फिल्टर करने के लिए बच्चों को, जो बच्चों ने कुछ भी गड़बड़ी करी उनको ढूंढने में कोई भी फिल्टर लगाए ना लगाए, गैस आपको कोई भी चीटिंग करने का दिमाग में आइडिया नहीं लाना है। आप गैस अपनी प्रिपरेशन करो जैसे नॉर्मल आप ऑफलाइन पेपर के लिए हर साल प्रिपरेशन करते थे, ठीक है गाइज, अब वैसे ही प्रिपरेशन करिए, ठीक है गाइज। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर रिसोर्सेज। देखिए आपके पास 15 से 18 दिन है और ऑन एन एवरेज गाइज अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बेटा 4 आपके 4 पेपर्स हैं पेपर के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इन 4 पेपर को प्रिपेयर करने के लिए ऑन एन एवरेज गाइज देखिए, अगर आपके पास 15 से 18 दिन है तो आप बेसिकली कह सकते हो 3 से 4 दिन, बेसिकली 3 से 4 दिन या फिर हाँ 3 से 4 दिन गाइस आप ऑन एन एवरेज लगा के चलो, आपको हर पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। और और बेटा जो रिमेनिंग डेज हैं, मान लो आपके तो सर फिर भी हमारे पास 5 दिन तो रह जाएंगे, 4-5 दिन, तो बेटा उन 4-5 दिन को आप हमें रिविजन में रखिएगा। और अभी तो काफ़ी सारा टाइम आपका ओपन बुक एग्जाम को के दिन मेंटेनेंस करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो गैस देखिए, सबसे पहले मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ। तो गैस सबसे पहले जो रिसोर्स आपके सामने आते हैं वो है आपकी 10 ईयर, ठीक है, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपका 10 ईयर। लेकिन क्या ध्यान रखिएगा, 10 ईयर को 10 ईयर को गाइस जो रेफर किया रहेगा ओनली फॉर क्वेश्चंस, ठीक है, ओनली फॉर क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 ईयर खरीद के लिए आओ और 10 ईयर में से जो सोल्यूशन है कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं गाइस। आपको पता है कि उनको जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सारे गलत होते हैं, मतलब गलत होते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, या हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो आंसर्स अच्छे ना लगे, ठीक है गाइस। ओपन बुक एग्जाम तो है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम का मतलब हो गया कि आप जितना अच्छा हो सकता है अपना आंसर लिखिएगा। तो बस आप पहले 10 ईयर अरेंज करिएगा अपने कोर्स का, अपने सब्जेक्ट का, दैट इज अगर आप मान लो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स से कनेक्टेड हो तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो भी आपका सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर या फिर 3rd सेमेस्टर, तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस सेमेस्टर का 10 ईयर अरेंज करना है और उस 10 ईयर के क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज जरूर करना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो सेकंड रिसोर्स है गाइस, मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड रिसोर्स गाइस जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड सिलेबस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड सिलेबस है, ठीक है, यानी स्टडी मटेरियल है। आप बोलो सर स्टडी मटेरियल का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया स्टडी मटेरियल का सिलेबस? तो उसका मतलब ये हो गया स्टडी मटेरियल का सिलेबस जो आपको रीडिंग्स प्रोवाइडेड है बाय फ्रॉम ड्यू की साइड से, ठीक है। तो गाइज उसको एक बार जरूर देखिएगा, एटलीस्ट आप अपने बेटा यूनिट्स के नेम तो याद कर लो, यूनिट्स के नाम क्या हैं, ठीक है। अगर मैं अभी ऑन द स्पॉट किसी बच्चों से रैंडमली पूछ लूँ कि भाई अपने उस सब्जेक्ट की 3rd यूनिट का नाम बता, तो मोस्टली बच्चों को अपनी यूनिट्स के नाम भी नहीं पता होंगे, पढ़ रहे होंगे बट यूनिट के नाम नहीं पता होंगे। तो बेटा क्या मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप अपनी रीडिंग्स को अपने जो भी बुक्स रिकमेंडेड है उनके यूनिट्स को एक बार जरूर देखिए कि यूनिट्स वो कैसे कैसे दे रखे हैं, क्या क्या नाम है, उनसे गाइस आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पर हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सी यूनिट्स में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं,
ठीक है। एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड जो रिसोर्स है वो आपके गाइज नोट्स। गाइज देखिए नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। मैं एग्जाम में नोट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ। नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता गाइज कि आपने किसी के भी नोट्स ले लिए। मान लो नोट्स आपके पास है, अब वो नोट्स किसके हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं कहता हूँ कि मेरे नोट्स पढ़ो, नहीं मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे नोट्स से सबसे अच्छे होते हैं दुनिया में, किसी और के नोट्स अच्छे नहीं हो सकते, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी मर्जी, आपको किसके नोट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना नोट्स का मतलब होगा ट्रस्टेड। आपको उन नोट्स पर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। देखो गाइस ऐसा है कि या तो वो नोट्स आपके कॉलेज टीचर्स के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो नोट्स बेटा आप लोगों के ट्यूटर के हो सकते हैं जिनसे आप ट्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते तो ये गाइस आपके वो सेल्फ मेड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने वो नोट्स खुद बनाए हो, या फिर आपने कहीं से भी ले लिए, किसी भी की भी। देखो ट्यूटर वो जिनसे आप पढ़ते हो, और एक हो गया कि आपने नोट्स परचेज कर लिए कहीं किसी के भी, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में नोट्स परचेज हो जाते हैं, मिलती इजीली, या किसी अपने फ्रेंड से ले लिए, ठीक है, बट अपने किसी दोस्त से ले लिए, या फिर आप मान लो आपने मुझसे नोट्स ले लिए, आपने एग्जांपल मुझसे नोट्स मांग लिए, ठीक है, मैंने दे दिया, मुझसे ऑब्वियसली बात हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ना पढ़ते हो तो मैं उनका ट्यूटर नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन कहते आपने हो सकता है कि मेरी नोट्स मुझसे मांग लिए, तो वही एक बात पड़ जाती है कि नोट्स। तो पॉइंट ये है कि नोट्स किसी के भी हो, बट बेटा उन नोट्स पे आपका यकीन बराबर होना चाहिए, यकीन बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल अलाउ करता है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस कॉपी पेस्ट करने का पैटर्न ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी नोट्स हो उनको आप फाइनल बेसिस पे अपने नोट ज़रूर बना दो, ठीक है, यानी आपको ना फ्रेम करनी है चीज़ें, आपको बेटा फ्रेम करनी चीज़ें कि हाउ कि कोई भी आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है, यानी आपको एज इट इज़ नोट्स पोस्ट नहीं करने वहाँ पर। मान लो जो मुझसे सेमेस्टर 5 में सेमेस्टर 3 में मुझसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरा उनके लिए भी सजेशन है कि मेरे नोट्स तो सबके पास कॉमन पहुंचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरे नोट्स एज इट इज कॉपी मत करना वहाँ पर, आप उसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जरूर करो, ठीक है, थोड़े से अपनी एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है, जो भी आप वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। तो गाइस ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो मैंने 10 ईयर के बारे में बोला था, तो मैं 10 ईयर के लिए यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ इधर 4th में, ठीक है वो बात 10 ईयर से कनेक्टेड, लेकिन 10 ईयर में गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कैनर। स्कैनर का मतलब हो गया कि भाई पेपर में अगर आप जो है लास्ट जैसे 2020 का पेपर होने वाला है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2008 से 2018, अगर आपको 2008 से लेकर 2018 तक का 10 ईयर मिल गया, तो गाइस आप उसका यूनिट वाइज स्कैनर बनाओ, यूनिट वाइज स्कैनर, ठीक है बेटा, यूनिट वाइज आप उसका स्कैनर बनाओ जरूर, ठीक है। हाँ अगर आपको बेसिकली अगर आप को कोई स्कैनर चाहिए, वैसे मेरा सजेशन है कि आप खुद बनाओ, बट बेसिकली अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आपने बेसिकली मेरी कोचिंग को ज्वाइन करा हुआ है, मेरे स्टूडेंट हो, तो गाइस आपको मैंने आपके एप्लीकेशन पोर्टल पर वो स्कैनर ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है, दैट इज आपको जितनी भी आप जो भी आप मुझसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैंने आपको गाइस स्कैनर प्रोवाइड करा हुआ है। अगर आपको स्कैनर नहीं मिलता है, इट मीन्स बेसिकली अगर आपने मेरी एप्लीकेशन को उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करा हुआ है, आप टू द पॉइंट वीडियो देखते थे और एप्लीकेशन बंद करते थे, तो गाइस मैंने एक जगह पे अपनी एप्लीकेशन में एक जगह पर यूनिट वाइज स्कैनर प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, तो गाइस आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर गाइस आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, तो गाइस आप अपने स्कैनर बनाइए, कुछ बड़ी बात नहीं होती, पेपर को एनालाइज करिए और उसको देखिए यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज या ठीक है मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो गाइस जरूर स्कैनर आप बनाइएगा, ठीक है गाइस दीज आर दी रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप, दैट इज सम स्टेप्स विच हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है, ऐसे स्टेप गाइस आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं स्टेप में रख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज सिलेबस, स्टेप नंबर 1 दैट इज सिलेबस। आप सबसे पहले स्टेप रखिएगा बेटा सिलेबस का, फर्स्ट मोस्ट स्टेप सिलेबस। सिलेबस का मतलब हो जाता है बेटा कि आपको ज़रूरी है कि आपको सिलेबस के बारे में मालूम है। गाइस ध्यान रखना, ये स्टेप वो हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन में। ये तो गाइस आपके रिसोर्सेज हैं, ये तो आपने रिसोर्स मेंटेन कर ली, चारों रिसोर्सेज, ठीक है, लेकिन इन रिसोर्स के आने के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो गाइस सबसे पहले है सिलेबस, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले सिलेबस को वन टाइम स्टडी जरूर करो गाइस,
ठीक है, जितना भी सिलेबस है, सिलेबस मैं कोर सिलेबस नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी रीडिंग्स को पढ़ो, नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका जो सिलेबस है उसे रीड जरूर करो। जैसे आप मान लो आपके सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जैसे कि आप जानते हो 4 यूनिट्स है, देयर आर टोटल 4 यूनिट्स। तो आप ये एनालाइज ज़रूर करो कि 4 यूनिट्स के नाम क्या हैं, ठीक है, उन बेटा वो 4 यूनिट्स का नाम क्या है और उन 4 यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स में बेसिकली न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कौन से और थ्योरी वाले चैप्टर कौन से, मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर कौन से और थ्योरी चैप्टर्स कौन से। तो गाइस ये स्टेप नंबर 1 है, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि अगर आपका पेपर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिकल भी है उसमें थ्योरी भी है, तो गाइस बेटा आप भी जानते हैं कि न्यूमेरिकल बेसिकली आना ज़रूर है, और एटलीस्ट बेटा 25 to 30% न्यूमेरिकल आता है। अगर न्यूमेरिकल की वेटेज है पेपर में, मान लो 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, 2 यूनिट थ्योरी पर बेस्ड है, तो बेटा 50-50% मान लो, या फिर 25 to 30% मान लो। तो बेटा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सिलेबस को एक बार रीड ज़रूर करें, ठीक है, एक बार ज़रूर देखें सिलेबस को। चलिए उसके बाद बेटा मैं जो यहाँ पे जो मेरा सेकंड स्टेप में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इधर, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बेटा ये जो मैंने आपको रिसोर्स बताई थी 10 ईयर की, उसी से स्टेप नंबर 2 बेटा कनेक्टेड है, ठीक है। जो रिसोर्स नंबर 2 बताई मैंने रिसोर्स नंबर 1 बताई थी 10 ईयर पास्ट ईयर पेपर। तो बेटा देखिए आपका बेटा 10 ईयर होगा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया था, आप एनालाइज करो, एनालाइजेशन करो, बेसिकली एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज बेटा आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लोगे तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्रिपरेशन करते हुए अगर आपने एनालाइज कर लिया और आपने थोड़ा सा स्टडी करा हुआ है, तो गाइज आप एटलीस्ट उन क्वेश्चन को मार्क कर लो, उन क्वेश्चन को लिख लो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा, जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा, और आप पढ़ लो डेवलपमेंट थ्योरी एंड इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, यानी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और आपने डेवलपमेंट थ्योरी DTE डेवलपमेंट थ्योरी, ये सब्जेक्ट है आपका डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज कोर सब्जेक्ट है। और मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा, देखो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था कि जस्ट एग्जांपल ऐसे मान लो, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट थ्योरी का, मैं जैसे क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, अब देखिए समझिएगा, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखकर ये बताना चाहूँगा कि जब आप स्टडी कर रहे हो, 10 ईयर को स्टडी कर रहे हो, तो 10 ईयर के क्वेश्चंस को रीड करके आपको क्या माइंड मेकअप करना है, उसके नोट्स या उसके रेफरेंस कैसे लिखने हैं। जैसे कि एग्जांपल जस्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है ये DTE का 2015-16 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था कि एक्सप्लेन व्हाई द endogeneity of population growth and savings alters the implications of the Harrod-Dommer model, देखो समझिए इस बात को, मीनिंग मैंने क्यों लिखा क्वेश्चन, मैं चाहता ओरल भी बात कर सकता था, लेकिन गाइस नहीं, मैं आपका गाइस काम बहुत आसान करना चाहता हूँ, आपकी डिफिकल्टीज को बहुत कम करना चाहता हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने बताया ना आपका दोस्त आपका होस्ट, तो मैं आपको कैसे पहचान कर सकता हूँ गाइस। तो देखिए समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो 2015-16 में आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, लिखा हुआ है जी एक्सप्लेन व्हाई द एंडोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेविंग्स अल्टर द इंप्लीकेशन ऑफ हैरोड-डॉमर मॉडल। देखा आपने हैरोड-डॉमर मॉडल, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा तो
इट्स माई सजेशन फॉर यू कि जब आप ये क्वेश्चन, जब मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपके माइंड में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके ये डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी यूनिट से है। ठीक है, जस्ट अगर आप कुछ बच्चों ने अगर इस चीज़ को पढ़ा हुआ हो तो उनको पता होगा कि ये डेवलपमेंट थ्योरी की यूनिट नंबर 2 में से है। ठीक है, और इस यूनिट नंबर 2 का जो हेरोडोमट मॉडल है, दैट मीन्स व्हाट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डेवलपमेंट थ्योरी में रीडिंग्स जो है यूनिट नंबर 2 के लिए वो है बेटा डे बराज रे, उसके अंदर ये टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर ये स्पेशल टॉपिक है हेरोडोमट मॉडल, तो चैप्टर उसके अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है, हेरोडोमट मॉडल उस बुक में एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ठीक है, डेबराज रे के अंदर, और आपके सिलेबस में ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। और क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है ग्रोथ एंड सेविंग्स, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली एंडोजेनिटी, अल्टर्स, इम्प्लीकेशन, ये कुछ बड़े कीवर्ड्स हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी यूनिट से कनेक्टेड है, कौन सा हमारा टॉपिक है और कौन सी बुक हम फॉलो कर रहे हैं। चलो बुक के लिए बात मैं मान सकता हूँ कि आपका तो सर बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं मान सकता हूँ, आप कह सकते हो कि सर बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो रीडिंग फॉलो कर रहे हैं। चलो मैंने आपकी बात रख ली कि बुक की जगह आप लोग रीडिंग्स की बात कर रहे हो मेरे से, एग्री। लेकिन गाइस माय क्वेश्चन इज दैट कि आप इसको कैसे मेंटेन करोगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बेटा पढ़ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए अब जरूर लिख लीजिएगा कि 2015-16 में जो क्वेश्चन नंबर 6 था, मान लो ये, तो क्वेश्चन रीड करते हुए ये जरा रेफरेंस लिख लेना। ठीक है, उससे आपको बेटा एक स्कैनर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो मैं ये चाहूँगा कि जब आप अपनी हालत बेटा ऐसी कर लो, अब अपना थोड़ी सी ग्रोथ ऐसी कर लो स्टडी में कि आपको क्वेश्चन पढ़ते एटलीस्ट ये पता लग जाए कि आपको सिलेबस में कौन सी यूनिट से है और वो यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक नेम है। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बेसिकली बेटा ये था 10 ईयर को एनालाइज करना। ऐसे बेटा आप लोग 10 ईयर को एनालाइज करिएगा। ठीक है, वहां पे रेफरेंस लिखिएगा, स्टडी मेट नोट्स या रेफरेंस लिखिएगा, और फिर साथ साथ ये लिखिएगा 10 ईयर को करने के बाद में, अगर आपको इतना मेंटलिटी अगर प्रिपेयर है, जो आपने बेसिकली रिसोर्सेज लिखी थी, नोट्स, स्टडी मटेरियल, तो ये कहाँ पर है, तो आप ये लिख सकते हो। मान लो आप कहते हो सर आपके नोट्स में, ये नोट्स में अवेलेबल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास ये कंसेप्ट अवेलेबल है। ठीक है, और या फिर आप इसके नोट्स मेकिंग खुद करो। ठीक है, तो गाइज ये आप इस तरीके से करिएगा 10 ईयर का एनालाइजेशन। मेरा गाइज यहाँ पे थर्ड कंसर्न है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा जो थर्ड स्टेप है इधर डिस्कशन करने का, दैट इज योर आंसर प्रेजेंटेशन। ठीक है, योर आंसर प्रेजेंटेशन। ठीक है, आंसर प्रेजेंटेशन। तो गाइज देखिए, आंसर को प्रेजेंट करने में, जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइज, आपके अगर सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है, और मान लो कोई फ्लो चार्ट भी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, उसमें इंक्लूडेड है। तो आप गाइज अपना आंसर में, दैट इज जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसकी प्रेजेंटेशन में बड़ा ध्यान रखना, आपको बेटा डायग्राम जरूर बनाना है विद अ वैलिड लेबलिंग। ठीक है, विद अ वैलिड लेबलिंग। ठीक है बेटा, आपको लेबल करना है वैलिड, मतलब वैलिड का सेंस हो गया कि एम कुछ भी नहीं कर देना है, कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना, विद अ वैलिड लेबलिंग। ठीक है बेटा, डायग्राम बनाना है, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है आपको। जस्ट छोटा सा ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जस्ट एग्जांपल, आपने बेटा अगर पब्लिक इकोनॉमिक्स है, आपका एक सब्जेक्ट है पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, और पब्लिक इकोनॉमिक्स का मान लो चैप्टर यूनिट नंबर 2 पार्ट ए यूनिट नंबर 2, दैट इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स एक ये चैप्टर है। अब मान लो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया, मान लो और भी फ्रेमिंग है। तो गाइस देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, ऑब्वियस बात है, इसको एक्सप्लेन करना है पेपर में। क्या पहले पब्लिक गुड बनाना है, पब्लिक गुड बताना है बेटा आपको, और फिर बताना है बेटा आपको प्राइवेट गुड कौन सा होता है। आपने बता दिया जी पब्लिक गुड कौन सा होता है, प्राइवेट गुड कौन सा होता है। उसके बाद बेटा आपको जरूर एक्सप्लेन ये करना पड़ेगा कि जो पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड है, इनकी दोनों प्रॉपर्टी, दैट इज
राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, ठीक है, एक्सक्लूजन और राइवलरस यानी राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, ये आपको बेटा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है और बेटा आपको ये जरूर इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ बेटा उसको एक्सप्लेन करना है, यानी आपको अपने आंसर को 100% श्योर कर लेना है कि आपका आंसर सही रहे। इसका मतलब ये है कि आप ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं करोगे कि आपको आंसर लिखना कैसे, आपको अपने आंसर की प्रेजेंटेशन पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ओपन बुक का मतलब ये समझ जाना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ध्यान दे रहे हो तो बेटा नॉर्मली पूरा डी कॉपी पेस्ट कर रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके सामने बेसिकली नोट्स रखे हुए आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। बेटा कॉपी चीटिंग या कॉपी पेस्ट वो भी होता है जो आप पढ़ के गए हो, वो भी आपने छाप रहे हो पेपर में, ठीक है। यार ऑब्वियसली बात है कि मैं आपको 10 लाइनें याद करा देता हूँ, आप वो 10 लाइनें याद करो, मुझे कॉपी बगैर देखो कॉपी पे लिख के दे दो, तो वो कोई लॉजिक थोड़ी हो गया, वो तो सीधे सीधा आपने दिमाग में छाप ली थी और 10 की 10 लाइनें मुझे लिख के दे दी। नहीं गए, द पॉइंट इज दैट कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो, आपको किसी दूसरे फ्रेंड से आपको अपना आंसर अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाँ आप बोलो सर ये तो आपने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दी तो हर कोई ऐसे फॉलो कर लेगा, बेटा फॉलो करेंगे लेकिन जो पैटर्न होगा वो मोस्टली बच्चों का अलग पैटर्न होगा, ठीक है बेटा। तो गाइस ये जरूर ध्यान रखना अपना प्रेजेंटेशन। और देखिए एक बात जरूर हो, ये जरूर हो कि आप कहते हो सर प्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है, आप कहते हो सर प्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छे करने का फ़ायदा क्या है। देखो बेटा इसका जो बेसिकली फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा आपको इस तरीके से होगा कि टीचर जो होगा ना, जो एग्जामिनर होगा, जो आपका एग्ज़ाम चेकर होगा, जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा होगा, बेटा वो आपके आंसर से ना फैमिलियर हो जाएगा। फैमिलियर होने का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करेगा, वो क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेगा, डायग्राम देखेगा, उसको पूरा पता लग जाएगा कि भाई बच्चे ने माना चीटिंग करी, माना कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन कॉपी पेस्ट की भी टेक्निक यूज़ करिए, यानी कॉपी पेस्ट को भी इस तरीके से करा है कि इसका आंसर किसी कॉपी में नहीं होगा लिखा हुआ, इसने खुद ही फ्रेमिंग करी है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली आप रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च पेपर भी तो बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, लिखा होगा, मैंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं। गैस रिसर्च पेपर तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर को कॉपी पेस्ट करने के की बात नहीं होती, बात होती है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे डेटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ें गाइज ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट इज कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, दैट इज मैं कह सकता हूँ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ओके कौन कौन सी है, देखिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले अब एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे कि मान लो जो एथलीट्स होते हैं, क्या वो जिस दिन उनका मैच होता है, जिस दिन उनकी रेस होती है बेसिकली, या जिस दिन उनका गेम होता है, क्या वो उसी दिन ऑन द स्पॉट जाके जी अपने परफॉर्मेंस देते हैं? नहीं गाइस, वो अपनी परफॉर्मेंस पहले कई बार दे चुके होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली वो पूरे साल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और आखिरी वाले दिन जिस दिन मैच होता है, जिस दिन गेम होता है, उस दिन तो वो अपनी परफॉर्मेंस के रिजल्ट देखते हैं बस, ठीक है गाइस। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि एग्जाम डे एक्सपेरिमेंट मत करना काफ़ी सारे, अगर आपके माइंड में कोई एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो उसको पहले से कर लो, यानी इसका मतलब आपको पता है आपको A4 साइज शीट्स पर आंसर लिखना है। तो मेरा सजेशन रहेगा गाइस कि आप A4 साइज शीट्स लाएं और जो भी आपने प्रिपेयर कर लिया है आप उसको प्रिपेयर करें, ठीक है बेटा। आप उस चीज़ को प्रिपेयर करें, आप उस चीज़ को आंसर लिख के देखें और अपनी स्पीड चेक करें कि आप A4 साइज शीट को किस तरीके से उस पर अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस एक क्वेश्चन को करें, आप एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसको मेनटेन करना है। उसके बाद गाइस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए ऐसा होता है कि हम जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती, ठीक है। अब उसका क्योंकि चलो मान लिया हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम बहुत फास्ट लिखते हैं इसलिए हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती, गंदी हैंड राइटिंग आती है। बेटा मैं एग्री कर रहा हूँ, मेरी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती, जैसे कि मैं अभी राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ तो बेटा मैं तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आए बुरी आए डजेंट मैटर, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। बट देखो आप तो समझ लोगे, लेकिन अगर कोई राइटिंग अगर आपकी ख़राब है तो एग्जामिनर की गाइस क्यों लाइफ आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्यों लाइफ आप उसके जो है उस अपने आप रिस्क ले रहे हो कि एग्जामिनर की लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाए, यानी वो आपका आंसर चेक करते हुए
मतलब डिफ़िकल्टी फेस ना करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक तो अपनी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दो, मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा गाइस, अगर आपको लगता है कि सर हमारी राइटिंग डिपेंड करती है पेन पर, ठीक है, पेन, तो आप बेटा अपने हिसाब से जो आपका ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे बेटा, आप ज़रूर ज़रूर और ज़रूर एक बेटा अपने लिए एक मास्टर पेन जो आपको अच्छा लगता हो, मास्टर पेन। मास्टर पेन में इसलिए बोल रहा हूँ, ये मास्टर की कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, कभी दुकान वाले के पास जो बोलो जैसे जी मास्टर कि अंकल मास्टर पेन दे दो, नहीं। मास्टर पेन का बेटा वहाँ पे यहाँ पे मतलब हो जाता है कि एक ऐसा पेन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। इट्स बेसिकली बॉल पेन, जेल पेन, ठीक है, जो भी आपको लगे आप बेटा ज़रूर ज़रूर अपने पेन को देखो। और आप बेसिकली ऐसे पेन में ध्यान रखना जहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रहे, यानी आपको बेटा लगातार 3 घंटे लिखना है तो कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रहे आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। इस चीज़ का बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, ठीक है, मान लो ओपन बुक एग्जाम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा जो आपसे सीनियर फ्रेंड्स थे, आपके जो सीनियर्स थे जिन्होंने अभी 2020 में ही सितंबर में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, तो उन लोगों को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे उन लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट मिस दीज टेस्ट, ठीक है, डोंट मिस दिस टेस्ट, ठीक है, क्योंकि गाइज ये टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। और गाइज ये एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा, इट्स माई रिक्वेस्ट कि गाइज कि आप जब 10 ईयर की प्रिपरेशन करें, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, तो गाइज अपने कीवर्ड्स, अपने आंसर के कीवर्ड्स, गाइज उन कीवर्ड्स को ज़रा आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को गाइज अपने इन कीवर्ड से अपना जो भी आपके पास नोट्स होंगे या कुछ भी होगा, आप बेटा उन कीवर्ड्स की हेल्प से नोट्स को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इन योर आंसर, ठीक है, कन्वर्ट दी नोट्स, अपने नोट्स को या जो भी आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो बेटा उनसे कीवर्ड्स सर्च कर लो, उनसे अपने अपने नोट्स मेंटेन करो। और पेपर में ध्यान रखना इन कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नोट्स चेप देना एज इट इज़, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप पे कोई नज़र रखने वाला नहीं है, अगर आपको गाइस अपना आंसर और अच्छा फ्रेम करना है, तो आप इतना तो ज़रूर कर ही सकते हो ना कि आप नोट्स में से बेसिकली कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इतना करो, आप नोट्स में से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, उनको लिखो और ट्राई करना कि उनके आंसर्स को अच्छे से फ्रेम कर सको, ठीक है बेटा। और आपकी खुद की लैंग्वेज बेटा वो होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये मेरा आपके लिए कुछ सजेशंस थे, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको कल मैंने सजेस्ट किया है इसमें, तो ये सब चीज़ें बेटा मैंने आपसे डिस्कस करी है। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़, ठीक है गाइस, इन रिसोर्सेज को फॉलो करना, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी गाइस आप मेरी वीडियो को गाइस ज़रूर शेयर करो, क्योंकि गाइस ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वैसे गाइस आप भी अपने फ्रेंड्स को, आप भी अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको ज़रूर दो गाइस, क्योंकि जब तक ओपन बुक एग्जाम है तो गाइस ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ज़रूर हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। और अच्छा गाइस मैं एक बात और इम्पोर्टेंटली आपको बोलूँगा कि मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी गाइस, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। एंड गाइस आपको मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए गाइस, फील फ्री टू आस्क, ठीक है, कुछ भी डिस्कस करो, आप मुझसे पूछो गाइस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। क्या होगा, थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि गाइस मतलब बहुत सारा दिन में हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जैसे कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, इसके लिए कंटेंट रेडी करना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बस दिल करा हाँ चलो वीडियो बनाता हूँ, नहीं गए, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, आपके सीनियर से बात करी, लेटेस्ट अपडेट देखे DU के, फिर अपना कंटेंट बनाया, ठीक है गाइस, तो टाइम तो लगता ही है गाइस। मैं आपकी आगे वीडियोस में कुछ ओपन बुक एग्जाम के बेस पर बहुत सारी वीडियोस में और अपलोड करूंगा, तो गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिए गाइस, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो गाइस मैं और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा।
वरना यही होगा, मैं 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा और फिर शांत हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग फीडबैक नहीं देते हो। गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज, क्योंकि गाइज अगर आप लाइक करेंगे तो गाइज मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। गाइज मैं बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, जो कंटेंट मैं आपके लिए मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।